Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. So it's a very important video. आज हम बात करेंगे priority encoder की, 4 input priority encoder. So before going into the designing of the priority encoder, it's very important for all of you guys कि आपको ये पता होना चाहिए कि actually 4 input encoder करता क्या है। तो बड़ा एक सादा सा काम है, प्रायोरिटी देता है, अपनी इनपुट्स को प्रायोरिटी देता है कि मेरी इनपुट्स इस टाइम कौन कौन सी हाई हैं और उन इनपुट्स में से जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसकी आउटपुट ये डिस्प्ले करा, आउटपुट पे जो है वो लेके आएगा। एक सादा सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास दो बंदे हैं काम करवाने के लिए। एक बंदा कहता है कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दें, दूसरा बंदा कहता है मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दें। तो आप किसका डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे? एट ए टाइम प्रिंटर एक है, आप भी एक हैं और एट ए टाइम एक ही डॉक्यूमेंट प्रिंट हो सकता है। सो यू विल डिसाइड कि मैंने किसके काम को प्रायोरिटी देनी है। तो सिमिलरली ये इनपुट जो 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर है, ये 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर भी यही करता है। ये कहता है कि नहीं मेरे पास I0 भी एक्टिवेट है, I1 भी एक्टिवेट है, ये 4 इनपुट्स है ना, I1 I2, तो उसमें से जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ये उसकी आउटपुट को आगे लेकर आएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर। सो सबसे पहले डिज़ाइनिंग का सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएं। सो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। सो ये हमारे पास इनपुट है, क्योंकि 4 इनपुट्स हैं, I0 I1 I2 और I3। सो 2 to raise power 4, so 2 to raise power 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 टोटल इनपुट्स आएंगी। तो 0 से लेकर हमारे पास ये 15 तक जो है वो इनपुट्स चलेंगे। ऑलराइट, अब हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक Y0 है और Y1। अब हमें पता है दो आउटपुट्स के लिहाज से Y0 और Y1 के लिहाज से हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। अब देखना ये है कि I0 I1, अब ये बात हमने याद रखनी कि I0 की सबसे कम प्रायोरिटी है, I1 की I0 से ज़्यादा है, I2 की इन दोनों से ज़्यादा और I3 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। तो बस हमने सिंपल बात के ऊपर डिसीजन करना है। देखिए अगर I0, इस बात को याद करना है कि अगर I0 1 होगा तो फिर आपके पास जो है आउटपुट आएगी 0 0, और अगर I1 होगा, अगर I1 ऑन होगा, अगर I1 1 होगा तो फिर आपके पास आउटपुट आएगी 0 1, और अगर I2 होगा तो I2 के ऊपर आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 0 आएगी। और सिमिलरली आपके पास अगर I3 1 होगा, I3 1 होगा तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 1 आएगी। अब हमने इनकी प्रायोरिटीज़ के लिहाज से देखते हैं, तो चलें देखते हैं। अच्छा, इसमें एक थर्ड आउटपुट हमने शो की वैलिड की। सो वैलिड जस्ट ये बताता है कि इस टाइम जो है हमारे इनकोडर की इनपुट जो है वो वैलिड है, मतलब कि कोई ना कोई उसके ऊपर वैलिड इनपुट आई, कोई इनवैलिड इनपुट उसके ऊपर नहीं है। अगर ये 0 है तो 0 का मतलब ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई इनपुट नहीं दी गई, इसलिए ये 0 इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए हमारे पास ये 4 इनपुट्स के लिए हमने ये ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। अब ट्रुथ टेबल के लिहाज से हम आउटपुट हमेशा, जब भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, पहली वीडियो अगर आप मेरे देखें उसमें मैंने एनालिसिस प्रोसीजर में आपको बड़ा क्लियरली बताया कि जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आउटपुट आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली खुद से लिखते होते हैं, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो I0 सबसे पहले 1 है, तो जब I0 1 होगा तो हमने कहा था जब I0, ये I0 जब 1 होगा तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी? 0 0 आएगी। तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है? ये 0 0 आउटपुट आ रही है। और चूंकि इनपुट एक वैलिड है तो इसलिए वैलिड क्या होगा? 1 होगा। वैलिड ने थ्रू आउट ही 1 1 रहना है, जब बस ये सारी इनपुट 0 होंगे तब भी ये 0 होगा। अब बड़े ध्यान से देखना, आगे चलें। आगे देखिए I1 1 होगी है। अब जैसे कि I1 1 हुई तो I1 1 पे हमने कहा था कि क्या आउटपुट आएगी? 0 1 आएगी। सो I1 आउटपुट पे देखिए हमारी क्या आउटपुट आ रही है? 0 1 आउटपुट आ रही है। वेरी इजी। इस तरह आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे I0 भी 1 है और I1 भी 1, अब दोनों 1 हो गए। अब यहाँ पे प्रायोरिटी का रोल आता है। सो प्रायोरिटी क्या कहती है? प्रायोरिटी ये कहती है कि आप डिसाइड करें I0 और I1 में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी कहा था I1 की I0 से ज़्यादा प्रायोरिटी, इसका मतलब है I1 की ज़्यादा प्रायोरिटी हुई। अब कौन सी वाली आउटपुट आनी चाहिए? I0 I1 में से 0 0 आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए। तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है I1 की ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो इसलिए क्या आएगा? 0 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया? 0 1 आ गया। अब देखिए ये जो मैं आउटपुट लिखी हुई ना इस ट्रुथ टेबल में 0 1, ये कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा कि जी अच्छा यहाँ पे डबल वन आएगा। जैसे यहाँ पे हमने ये इनपुट्स खुद से लिख रही है ना कि 2 रेज़ पावर 4 16 कॉम्बिनेशन है, तो 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, फिर जो है वो इस तरह करके हम जो है वो 16 इनपुट्स के लिए, सॉरी, 8 दफ़ा 0 और 8 दफ़ा 1, फिर 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा। अल्टरनेटिव पे मैंने इस पे जो वीडियो बनाई हुई है, एक हार्ड एंड फास्ट रूल आपको बताया हुआ है कि ट्रुथ टेबल की इनपुट्स को किस तरह से लिखते हैं, जितनी मर्जी वेरिएबल्स आ जाए, 4 वेरिएबल्स आ जाए, 5 वेरिएबल्स आ जाए। अब ये आउटपुट लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये हम अपनी कॉम्बिनेशनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं इसे। तो आगे देखें, आगे हमारी कौन सी वाली जो है वो इनपुट आई है, I2 इनपुट आई है। सो I2 इनपुट हाई होने की वजह से हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी। तो ये आउटपुट हमारी क्या आ गई, ये आउटपुट हमारी 1 0 आ गई। अभी तक काम ठीक जा रहा है। तो देखिए आगे I0 भी 1 है और I2 भी 1 है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इसलिए I2 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। सो I2 के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 0 आएगी। सो हमारे पास ये आउटपुट क्या आ गई, ये आउटपुट 1 0 आ गई। सिमिलरली आगे देखें I1 और I2, अब किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, I2 की ज़्यादा प्रायोरिटी, इसलिए आउटपुट क्या रहेगी, I0 ही रहेगी, क्योंकि I2 पे क्या हमारे पास I0 है। फिर आगे देखें, अभी तीनों 1 इकट्ठे आ गए। अब देखिए यहाँ भी प्रायोरिटी का काम हो रहा है, ये तीनों 1 इकट्ठे आ गए, तो तीनों 1 इकट्ठे आने की वजह से जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वही आउटपुट आएगी। तो I2 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और I2 की आउटपुट क्या है, 1 0। सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 0 लिख दिया। ये 1 के साथ ही रहेगा क्योंकि ये बता रहा है कि इनपुट वैलिड आ रही है आपकी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है I3 की। तो I3 के लिए क्या है, 1 1। सो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब आगे जहाँ भी चलते रहेंगे, अब आगे कंप्लीट रिमेनिंग ट्रुथ टेबल के अंदर ये I3 हमेशा, I3 क्या रहेगा, I3 बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। तो इसके 1 होने की वजह से आगे सारी आउटपुट्स क्या हो जाएंगे आपकी, Y0 और Y1, ये भी क्या रहेगी, 1 1 हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी हैव मेड द 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडेड ट्रुथ टेबल। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा सर्किट का। तो सर्किट के ऊपर जाने का बड़ा एक आसान तरीका है कि आप पहले एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना लें। जब आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी तो आप K-मैप के आप जो है सर्किट के ऊपर जा सकते हैं, और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का बेहतरीन तरीका हमारी नज़र में K-मैप है। तो Y0 के लिए एक एक्सप्रेशन होगी, Y1 के लिए एक एक्सप्रेशन होगी, और वैलिड स्टेट के लिए एक एक्सप्रेशन होगी। सो Y0 की एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, K-मैप के अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इसको हम लेंगे इस कॉलम को, और इस कॉलम में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये सारा 1 आ रहा है। सो किन किन माइन टर्म्स के ऊपर ये 1 आ रहा है, जिन जिन माइन टर्म्स के ऊपर ये 1 आ रहा है, सिंपली वो माइन टर्म्स हम लिख देंगे। सो Y0 लें, ये Y0 लिया, और इन माइन टर्म्स के देखिए नज़र आ रहा है सिर्फ 1 2 2 3 4 इन जो है, सॉरी आई एम सॉरी Y0 ये है, दिस इज़ Y0। तो Y0 का ये K-मैप है। इस K-मैप में अगर हम देखें तो बाकी ये जो आपको बॉक्सेस अनफिल्ड नज़र आ रहे हैं, ये सारे 0 हैं, और बाकी ये वाली माइन टर्म्स हैं। ऑलरेडी मैंने आपके लिए काम कर दिया ताकि यहाँ पे मुझे आपके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो बॉक्सेस बनाने में। तो ऑलरेडी इनकी फिलिंग भी कर दी है, और ऑलरेडी इनका एज पॉसिबल एज लार्ज ग्रुप भी बना दिए, और इनका ग्रुपिंग बना के हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है। मैं एक्सप्रेशन बता दूँ कैसे इनकी लिखी गई है। देखें 1 2 3 4, ये एक 8 का ग्रुप है, ये वाला एक 8 का ग्रुप है। तो 8 के ग्रुप में इन दोनों में से कॉमन देखा जाएगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखें ये 1 कॉमन है, ये 1 क्या है, I3 है। सो ये I3 आ गया। तो इसके बाद इन दो का 4 का इकट्ठे का ग्रुप बना हुआ है। सो इन चारों में ये दोनों देखने पड़ेंगे और ये दोनों देखने पड़ेंगे। सो इन दोनों में सॉरी हमें ये देखना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और एक मैं अरेज कर देता हूँ, मुझसे आई एम सॉरी, मुझसे ये गलत बोला गया है। हम ये वाला देखेंगे रो वाइज, हम ये वाला और ये वाला देखेंगे, और कॉलम वाइज हम इन दोनों नंबर्स को देखेंगे। सो इनमें क्या कॉमन है, 0 0 कॉमन है, 0 किसका, I2 का, तो I2 बाहर आ गया। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 1 1 कॉमन है, इसलिए I1 आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी have reached to the simplified expression for the Y0. So similarly for the Y1, तो Y1 just pause the video, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये मैंने माइन टर्म्स इसमें इंसर्ट किए हैं, उसके बाद ग्रुपिंग बना के एक्सप्रेशन लिख दी। तो इसी तरह से हम 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर के लिए, वैलिड के लिए भी हम उसी तरह प्रायोरिटी इनपुट्स लिखेंगे, जो है माइन टर्म्स लिखेंगे, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गए। सो फाइनली हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन ये आ गई हैं। नाउ द फाइनल टाइम फॉर द सर्किट, जिसके लिए हमने इतनी सारी जदोजहद की है, तो ये हमारे पास 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर के लिए सर्किट है। तो V के लिए देखें I0 I1 I2 I3 क्या हो रही हैं, और हो रहे हैं। सो V के लिए I0 I1 और I2 I3 और हो रहे हैं। Y0 के लिए देखा जाए, सो Y0 के लिए एक इनपुट I3 है,
ये इनपुट I3 आ गई और बाकी इन दोनों के अंदर हम एंड गेट लगेगा I2 बार और I1। सो देखिए ये एंड गेट कैसे आ रहा है, I1 और I2 बार ओके हमारे पास आ रहे हैं। सो Y0 Y1 अभी। सो यहाँ पे हमारी फाइनली तौर पे जो 4 इनपुट इनकोडर की डिज़ाइनिंग है वो ख़त्म हो गई है। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप, एंड अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, कोई मसला है किसी अंडरस्टैंडिंग में, यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।